तो मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक के ऊपर मैं बना रहा हूं जो आजकल सुर्खियों में है। बहुत ज़्यादा ही सुर्खियां बटोर रहा है। वो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, आज का ये सवाल है निवेशकों का, ट्रेडर्स का, कि क्या इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें इस शेयर को परचेस करना चाहिए क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जैसे हमने देखा वोडाफोन 3.5-4 रुपये के आसपास था। अब वो जो है 10, 10.5, 11, 12 रुपये के आसपास तक गया और आज 10 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिखाई है इसने। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं और ये प्रेडिक्ट करते हैं कि उसका फ्यूचर कैसा होगा या कैसा फ्यूचर में वो परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं फ्रेंड्स, क्या वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके 5 साल का ट्रेंड। तो हम देख रहे हैं पिछले 5 साल में शेयर जो है, स्टॉक जो है, रेगुलर डाउन ट्रेंड की ओर दिखाई दे रहा है। जो फ्रेंड्स हमने देखा है कि शेयर 100 रुपये के आसपास से लेके आज 11 रुपये करीबन डाउन ट्रेंड रहा है। आज 11-10 रुपये के आसपास तक बंद हुआ। ये 8 जून को 11 रुपये 99 पैसे के आसपास था और आज की जो प्राइस थी वो 10 रुपये 15 पैसे। तो हमने देखा 5 साल से लगातार ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। फ्रेंड्स, हमेशा ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर कोई भी शेयर गिर रहा है, गिरता है लगातार कंटिन्यूसली, तो ज़रूरी नहीं कि वो शेयर अंडर वैल्यूड हो रहा है आपके लिए, और या कि ज़रूरी नहीं कि वो मौका है ख़रीदने के लिए और आप उसमें चौका मार दो। फ्रेंड्स, अगर कोई शेयर गिरता है रेगुलरली तो ज़रूर उसमें कुछ ऐसे इंटरनल बात होगी या कुछ ऐसी बात होगी जिसके वजह से वो शेयर गिर रहा है। बिकॉज कोई भी शेयर विदाउट रीज़न नहीं गिरता कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो हम यहाँ देख रहे हैं जैसे शेयर कंटिन्यूसली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से गिरे जा रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट में हम देख रहे हैं कंपनी ने 5 साल में -250% की कोई ग्रोथ नहीं है, माइनस में है कंपनी। 250% जो प्रॉफिट ग्रोथ है, एंड पिछले 1 साल मतलब 200% का एवरेज ग्रोथ माइनस ग्रोथ है। फ्रेंड्स, नेगेटिव ग्रोथ है, ये कोई ग्रोथ नहीं है, ये नेगेटिव में चल रही कंपनी। एंड आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं या आपकी इक्विटी पे कितना रिटर्न देता है, फ्रेंड्स, वो हम देख रहे हैं कि वो भी माइनस नेगेटिव में है। 29%, 16% एंड 4%। अगर आप एक एवरेज पकड़े लास्ट 3 ईयर्स का फ्रेंड्स, तो 16 नेगेटिव है, 16% आरओई, जो एक अच्छा नहीं माना जाता। हम एटलीस्ट बेयर मिनिमम फ्रेंड्स 15% आरओई एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी पॉजिटिव, बट हम यहाँ नेगेटिव देख रहे हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जिस पे आते हैं वो डेट टू इक्विटी रेशियो। कोई भी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो डेट कर्ज कितना है कंपनी पे। आज हम देख रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, बट हम यहाँ देख रहे हैं वो ये करीबन 2% के आसपास डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो एक अच्छा साइन नहीं है फ्रेंड्स। बिकॉज कंपनी पे कर्ज बहुत ज़्यादा ही है, 1,25,000 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है। अब हम देख रहे हैं कि चलो कंपनी पे कर्ज है, मान लिया, चलो कंपनी ने कर्ज उठा लिया। अब हम ये देखते क्या कंपनी ने कर्ज लेने के बाद, क्या आपने किसी से जब पैसा उठाया, क्या आप उसका जो एक इंटरेस्ट बनता है, क्या आप उसे पेमेंट करने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो, क्या आप उतनी अर्निंग्स कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, ये इंटरेस्ट पे करने के लिए कैपेबल है या नहीं, बल्कि हम ये देखना है कि कंपनी का जितना इंटरेस्ट पेमेंट है एक ईयर में, उससे कंपनी कितना ज़्यादा अर्न कर रही, कितना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट बना रही। तो हमने देखा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है -0.85, मतलब -1, समझ लीजिए ये 1 टाइम है। मतलब जितना कंपनी, एग्जांपल, अगर कंपनी 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है तो कंपनी 5,000 करोड़ कमा रही है। 10,000 करोड़ का अगर कंपनी इंटरेस्ट पे करे तो 5,000 करोड़ ही कमा रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कंपनी जो इंटरेस्ट है उसकी ही पेमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है।
अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट कि कंपनी का मार्केट में होल्डिंग कितनी है, मार्केट में उसकी शेयर कितनी है, मतलब मार्केट में हिस्सेदारी बोलो या पकड़ बोलो, कंपनी की कितनी अच्छी और कितनी ज़्यादा है। तो हम जैसे देख रहे हैं जियो की 28% के आसपास है, टाटा की 2.5% के आसपास, BSNL MTNL की 3.5% के आसपास, एंड अदर्स प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर्स की 0.6% है, मतलब आधा परसेंट के आसपास, एंड भारती एयरटेल की 31% एंड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के पास 34% की मार्केट की हिस्सेदारी है। हालांकि दोनों कंपनी वोडाफोन एंड आइडिया दोनों मर्ज्ड हो गई, जिसके वजह से कंपनी का मार्केट शेयर मतलब कस्टमर बेस जो है वो ज़्यादा है कंपनी के पास, बट हम देख रहे हैं कंपनी रेवेन्यू में और प्रॉफिट में वैसा ग्रोथ नहीं ला पा रही। उसका सबसे बड़ा रीज़न फ्रेंड्स यही है, जब जियो आया था तो ये बहुत सी सारी टेलीकॉम कंपनियां हमने देखा उसमें से कितनी सारी मार्केट से आउट हो गई है और कुछ चुनिंदा बची है, जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन लिमिटेड। तो ज़्यादा हेवी कंपटीशन होने के कारण एंड प्रॉफिट मार्जिन, जो कोई भी धंधे में मार्जिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपके धंधे में मार्जिन नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो धंधे में सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाएगी, एंड उसी का नतीजा हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर प्राइस पे और कंपनी की परफॉर्मेंस पे भी देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि कंपनी में जो है मार्जिन में कमी आ गई, बिकॉज मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो गया एंड कम प्राइस पे ऑफ़र करना पड़ रहा है सर्विसेज, एंड इसमें आपस में ही मारा मारी चल रही है कंपनियों में। उसके वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ा एंड उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ा। तो इसी से कंपनी की अब सस्टेनेबिलिटी पे कि कंपनी क्या टिक पाएगा क्या नहीं, उस पर सवाल उठने लग गया, बिकॉज विदाउट प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेंड्स देयर इज़ नो सस्टेनेबिलिटी। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी की नेट सेल्स मार्च 2015 में 1200 करोड़ के आसपास थी, 2016 में 3500 करोड़ इंक्रीज़ हुई, उसके बाद 2018 में 2700 करोड़, उसके बाद 2019 में 3600 करोड़। तो मार्च के बाद इंक्रीज़ तो हुई, 2015 के मार्च के बाद से इंक्रीज़ हुई 2016 में, बट उसके बाद कंसिस्टेंट ही रहा, सेल उतना ही रहा, सेल में कोई ग्रोथ ज़्यादा देखने को नहीं मिली। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड नेट प्रॉफिट, आप देखोगे लास्ट से सेकंड नंबर में 2800 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी 2015 में, 2016 में 2600 करोड़, एंड जब जियो ने एंट्री मारी 2017 में के आसपास 831 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट नहीं था, लॉस था, नेट लॉस 831 करोड़ का। एंड उसके बाद 2018 में 4500 करोड़ का नेट लॉस था, उसके बाद 2019 में 14000 करोड़ का नेट लॉस। तो कंपनी नेट लॉस करती जा रही है फ्रेंड्स। अब आप फर्स्ट से अगर आप फोर्थ नंबर पे देखोगे, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट आप कह लीजिए वो 5000 करोड़ की है, बट कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है मार्च 2019 में आप देख सकते हो इंटरेस्ट पे करी 9500 करोड़ का कंपनी इंटरेस्ट पे करी है, और वहीं कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सिर्फ 5000 करोड़ है। तो ये वही बात हो गई कि आप कमा रहे कुछ नहीं हो और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो फ्रेंड्स। तो वही है, खाया पिया 4 आना और ग्लास तोड़ा 12 आना। तो ये हमें ध्यान देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी पे इससे सवाल है। अब हम देख रहे हैं आजकल जो न्यूज़ पे चल रही सुर्खियों पे, वो है AGR। फ्रेंड्स ये AGR क्या है? एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू जो है, सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये समझ लेते हैं क्या है। एज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 में लाइसेंस जब दिया जाता था टेलीकॉम कंपनी को, तो उनसे कुछ एक फिक्स्ड लाइसेंस फीस ली जाती थी गवर्नमेंट द्वारा। बट इन 1999 में सब कंपनियों ने कंसर्न रेस किया कि जो फ़ीस ली जाती है वो बहुत ही ज़्यादा है, गवर्नमेंट द्वारा जो लाइसेंसिंग फ़ीस ली जाती है टेलीकॉम सर्विसेज से बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल निकाला। उसमें क्या था फ्रेंड्स, उस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में ये था कि कंपनी अपना जितना रेवेन्यू करेगी उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को अपना जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट है कंपनी गवर्नमेंट के संग शेयर करेगी। तो इससे ये था फ्रेंड्स कि जहाँ कंपनी को एक फ़िक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है, एंड कोई ये पता नहीं था कि भाई कितना अर्न करेगी कंपनी और नहीं करेगी, बट एक फिक्स्ड अमाउंट तो देना पड़ता ही। जैसे अब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, आपने कोई एक जगह रेंट पे ले ली,
अब आपको पता नहीं कि उस एरिया से आप कितना सेल जनरेट करोगे, नहीं, बट आपको एक फिक्स्ड रेंट तो देना पड़ता। सो उस वही हालात थे उनके साथ 1994 में। बट 1999 1999 में जब गवर्नमेंट ने ये नया बिजनेस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल निकाला, तो उसमें यह था कि कंपनी अपनी जो रेवेन्यू होगी, ग्रॉस रेवेन्यू, उससे वो अपना प्रॉफिट जो भी रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के संग शेयर करेगी। तो इससे कंपनी पे बर्डन नहीं आएगा और कंपनी जितना अर्न करेगी उसके अकॉर्डिंगली शेयर करेगी। अब बात यह है कि कंपनी के पास जो है, गवर्नमेंट जो कंपनी से पैसा पाती है वो 50,000 मतलब 60,000 करोड़ के आसपास हो गया आइडिया से, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से। वही भारती एयरटेल से भी कंपनी इतना करीबन इतना ही पैसा पाती है, मतलब कंपनी को लेना है, गवर्नमेंट को लेना है कंपनी से। बट भारती एयरटेल बोल रही है कि वी कैन प्रोवाइड द बैंक गारंटीज एज इट इज़ दे आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन ह्यूज कैश बैलेंस। मतलब भारती एयरटेल के पास अच्छा खासा कैश बैलेंस है और उनकी मतलब उनके पास ये एबिलिटी है इन कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया कि वो अपने पैसा जो भी गवर्नमेंट की उनकी एजीआर है वो पैसे को वो पेमेंट कर सकते हैं। बट हाँ, वो भी गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसमें वो मोहलत मांग रहे हैं कि हमें एटलीस्ट 15 से 20 साल की मोहलत दो। उसके लिए जो भारतीय एयरटेल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार है कि हाँ हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा रही कि क्या गारंटी है कि जो टेलीकॉम कंपनी है अपना एजीआर जो है, आईजीआर का पेमेंट जो गवर्नमेंट में बकाया है गवर्नमेंट से, वो बकाया पेमेंट अपना पूरा कर पाएगी आने वाले जो भी वो टाइम मांग रही है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एज अ सिक्योरिटी गारंटी मांग रही। तो भारतीय एयरटेल के पास कैश भी है अच्छा खासा और उनके पास इन्वेस्टमेंट भी आई है, तो वो पेमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के पास वह पैसा नहीं है, कि पैसा तो है ही नहीं बल्कि उनके पास सिक्योरिटी कुछ कोलैटरल रखने के लिए भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब कंपनी बोल रही है कि अगर हमें इंस्टेंटली पेमेंट देने को बोला जाता है तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे एंड हमें कंपनी को दिवालिया बैंक्रप्सी के लिए फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज उनके पास अब सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा और उनके पास अपनी एक्टिविटीज़ को भी रन करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। एंड इससे जो कस्टमर बेस है उनके पास 34% तक का मार्केट शेयर है, तो कस्टमर को भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उन्हें सर्विस अचानक से बंद करना पड़ेगा। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगा के ये बोल रहे हैं कि हमारी जो पेमेंट है हम एजीआर की पेमेंट करेंगे, बट हमें टाइम दे। एटलीस्ट 20 ईयर्स का टाइम मांग रहे हैं। अब 20 ईयर्स अगर गवर्नमेंट 15 ईयर या उससे कम ईयर का भी टाइम देती है गवर्नमेंट, तो आइडिया को प्रॉब्लम होगा अपने और 4G स्पेक्ट्रम्स और 4G के पे कैपेक्स इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो और अगर उससे कम मोहलत देते तो कंपनी के पास कोई चारा नहीं, अपने ऑपरेशन को शट डाउन करना पड़ेगा। तो इसकी सुनवाई थर्सडे को थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दी है, 18 जून को कर दी है इसकी सुनवाई। उसके वजह से हम शेयर में इतनी ज़्यादा हलचल देख रहे हैं, इतनी एक्टिविटी देख रहे हैं। अब ये 18 जून को क्या नतीजा निकलता, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज़ को कहा है, टेलीकॉम कंपनीज़ भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को, कि आप एफिडेविट फाइल करिए, उसमें आप बताइए कि हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं, हमारा प्लान क्या है पेमेंट करने का फ्रेंड्स, और कैसे कर सकते हैं। बिकॉज अब इसमें जैसे वाइल भारती एयरटेल कैन प्रोवाइड बैंक गारंटीज एज इट इज़ ऑलरेडी सिटिंग ऑन ह्यूज कैश बैलेंस, वोडाफोन आइडियाज़ इंडिकेट सुप्रीम कोर्ट कि वोडाफोन आइडिया को, सुप्रीम कोर्ट को ये दर्शा रहा है कि वोडाफोन आइडिया के पास वो एबिलिटी नहीं है, दे आर इनएबिलिटी टू गिव गारंटीज़। तो यही बात है फ्रेंड्स। तो इसी चक्कर में हम देख रहे हैं कि शेयर पे बहुत ज़्यादा हलचल है, बट सवाल ये है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं। फ्रेंड्स, इस शेयर से दूर रहना चाहिए। 18 जून को क्या नतीजा निकलता है उससे प्राइस में एक्शन होगा, देखने मिलेगा। बट हाँ, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, तो इससे ये लग रहा है कि कंपनी को अभी टाइम लगेगा इस चीज़ से उभरने में, इस कंपटीशन से। हालांकि कंपनी के पास मार्केट शेयर ज़्यादा है, बट कंपनी को अभी भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करना है, जिससे वो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि कस्टमर होना ही नहीं होगा फ्रेंड्स, उसमें आपको सर्विसेज देना भी ज़रूरी है। बिकॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट हैविंग कस्टमर, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सर्व देम। सो फ्रेंड्स, ये हमें देखना है कि क्या कंपनी इसे सर्व कर पाती है, कैसे कस्टमर्स को। नहीं तो उसके लिए कैपेक्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड बैंक कंपनी के ऊपर पहले से 1,25,000 करोड़ के आसपास का लोन है फ्रेंड्स।
तो कंपनी बहुत ज़्यादा ही डेट बर्डन में है, कंपनी के ऊपर बहुत बर्डन है। तो फ्रेंड्स इस कंपनी से दूर रहना ही अच्छा रहेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्राइस में एक्शन देखें, बट सारे जो भी कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है ये यही इंडिकेट करते हैं कि शेयर से दूरी बनाए रखना ही ज़रूरी है। नहीं तो लास्ट में क्या होगा, सारे शेयर रिटेल इन्वेस्टर को पिला दिए जाएंगे एंड जो मार्केट में जो भी है इंस्टीट्यूशनल के पास थोड़ी होल्डिंग है वो अपना शेयर खाली करके निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर इस शेयर से बचिए और अपना पैसा दूसरी जगह डाइवर्ट करिए। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो निकलना बेहतर रहेगा। कैश पे बैठे रहिए, मार्केट और गिरेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लगाने के लिए पैसा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के संग इस वीडियो को शेयर करें। एंड फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा। फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम, ओवर एंड आउट, थैंक यू।